प्रिय विद्यार्थियों, मैं केआर सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन की सेकंड ग्रेड में पहली क्लास हो चुकी है। आज अपन दूसरी क्लास करने को जा रहे हैं। पहली क्लास में आपको दो बिंदु के मध्य की दूरी सिखाई थी। जब कार्तीय निर्देशांक हो तब दूरी कैसे निकालते हैं, जब ध्रुवीय निर्देशांक हो तो दूरी कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया था, कोई सा चतुर्भुज हो क्षेत्रफल बता दिया था, माध्यिका, केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, ये छोटी मोटी चीजें सब बता दी थी। आज प्रिय दोस्तों अपन करेंगे रेखा। रेखा के बारे में क्या है, जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों रेखा, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है, ये आपकी एक रेखा होती है और ये एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। इस रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा के समीकरण चार रूप में पूछ सकते हैं। रेखा के समीकरण 4 या 5 रूप में पूछ सकते हैं। थीटा क्या होता है? एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। अब रेखा के जैसे पहला से रेखा का व्यापक रूप में समीकरण है। रेखा का व्यापक रूप में समीकरण है, व्यापक रूप में समीकरण है। फिर ये विद्यार्थियों रेखा का व्यापक रूप में समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। रेखा का ढाल रूप में समीकरण है। रेखा का ढाल रूप में समीकरण, ढाल रूप में समीकरण। ढाल को कहते हैं प्रिय दोस्तों प्रवणता रूप, प्रवणता रूप। ये होता है y बराबर mx प्लस सी। तीसरा है जब रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, जैसे ये x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है। जब रेखा x अक्ष की धन दिशा से, धन मतलब धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, कोण बनाती है, तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। फिर विद्यार्थियों उस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर tan थीटा x प्लस सी। ये m क्या, जहां पर प्रवणता, जहां पर प्रवणता, प्रवणता को मतलब ढाल, m बराबर tan ऑफ थीटा। प्रवणता को क्या कहते हैं? m बराबर tan थीटा। फिर ये विद्यार्थियों आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अपन पहले में क्या कर रहे हैं, ये रेखा, ये रेखा जो एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है, व्यापक रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? व्यापक रूप में रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अब अपन ढाल रूप में रेखा का समीकरण निकालना है, तो y बराबर mx प्लस सी, जहां पर m क्या है? रेखा का स्लोप है। स्लोप का मतलब ढाल भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं, प्रवणता भी कह सकते हैं। फिर अपन यदि रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है, जैसे अपन के डायग्राम में एक्स अक्ष की धन दिशा से वो थीटा कोण बनाती है, उस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर tan थीटा x प्लस सी, जहां पर ये tan थीटा क्या है? रेखा की प्रवणता या ढाल है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आपको सूत्र काम आएंगे
और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब प्रिय विद्यार्थियों, रेखा का अंत्यखंड रूप में समीकरण, रेखा का, ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है बेटा, अंत्यखंड रूप में समीकरण, रूप में समीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, रेखा का अंत्यखंड रूप में समीकरण x बटावा a प्लस y बटावा b बराबर 1। अब ये अंत्यखंड होते क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। जो क्षैतिज अक्ष होता है उसको x अक्ष कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको y अक्ष कहते हैं। ये तो छोटी जानकारी है। क्षैतिज अक्ष को क्या बोला जाता है? क्षैतिज अक्ष को हम x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। क्षैतिज अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। ऊर्ध्वाधर अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0 होता है। जैसे ये कोई रेखा थी, ये रेखा, ये x अक्ष द्वारा काटा गया अंत्यखंड है। अंत्यखंड का मतलब जब रेखा x अक्ष द्वारा काटा गया अंत्यखंड, इसका मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, यह x अक्ष के द्वारा काटा गया अंत्यखंड है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है वो x अक्ष का अंत्यखंड कहलाता है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये चीज है वो y अक्ष के द्वारा काटा गया अंत्यखंड कहलाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये तो बात चली थी अपन के अंत्यखंड की। अब रेखा का लंब रूप में समीकरण, रेखा का लंब रूप में समीकरण, रेखा का लंब रूप में समीकरण x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा बराबर p होता। ये जो रेखा का लंब रूप में समीकरण होता है, रेखा का लंब रूप में समीकरण, जैसे ये कोई रेखा थी और ये क्या है कि मूल बिंदु से डाला गया लंब है, मूल बिंदु से डाला गया लंब है। ये मूल बिंदु से डाला गया लंब है। एल्फा क्या है? x अक्ष से जो लंब होता है वो जो कोण बनाता है उसको कहते हैं अपन एल्फा। और p क्या है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। जहां पर p क्या है? जहां p क्या होता है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, क्या रेखा पर डाले की लंबाई है। p क्या है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, गए लंब की लंबाई है। अब प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी रेखा के समीकरण को लंब रूप में बदलना सिखाएंगे। जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2-3 दफे पूछ चुके हैं, किसी भी रेखा के समीकरण को लंब रूप में कैसे बदलते हैं। रेखा के समीकरण को लंब रूप में बदलने के लिए सबसे पहला काम है कि किसी भी रेखा के समीकरण को जब लंब रूप में बदला जाता है तो
अचर पद को राइट हैंड साइड में धनात्मक रखा जाता है। पहला काम क्या करना है, अचर पद को राइट हैंड साइड में धनात्मक रखा जाता है। तो पहला काम क्या करना है, अचर पद को राइट हैंड साइड में धनात्मक रखते हैं, धनात्मक रखते हैं। दूसरा काम क्या करना है, सेकंड काम, दोनों तरफ पे अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देते हैं। दोनों तरफ क्या करना है, अंडररूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देना। तीसरा काम क्या करना है, तुलना किससे करते हैं, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी से करके एल्फा तथा पी ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। फिर प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, एल्फा तथा पी के मान एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी में रख कर लंब रूप में रेखा की समीकरण प्राप्त करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कोई रेखा आ जाती है और उसको लंब रूप में बदलना है, जैसे रेखा का लंब रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए, तब सबसे पहला काम क्या करना है, जो दी गई रेखा है उसमें अचर पद को धनात्मक राइट हैंड साइड में रखना है। और दूसरा काम क्या करना है, दोनों तरफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देना है। और भाग देने के बाद तीसरा काम क्या करना है, हमारा जो सूत्र था एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी से तुलना करनी है। और तुलना करने के बाद एल्फा निकालना है। जैसे बाई एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे प्रिय विद्यार्थियों पहला प्रश्न है कि रेखा x प्लस वाई बराबर 3 का लंब रूप में समीकरण है, लंब रूप में समीकरण है। अब प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहला काम क्या करना है, हल करते समय अचर पद है उसको राइट हैंड साइड में धनात्मक रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर अचर पद राइट हैंड साइड में धनात्मक है। दूसरा काम क्या करना है, दोनों तरफ रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का भाग देना है, भाग देना है। अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 2 का भाग देना है। तो ये हो गया 1/√2x प्लस 1/√2y बराबर 3/√2। अब तीसरा काम क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना किससे करनी है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों कोस एल्फा का मान क्या आ गया, 1/√2 आ गया। साइन एल्फा का मान क्या आ गया, 1/√2 आ गया। और पी का मान क्या आ गया, 3/√2 आ गए। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे को एल्फा फाइंड करना है। तो ये देखो कि कोस और साइन, ये क्या है, कोस तथा साइन धनात्मक, धनात्मक किस में होते हैं, धनात्मक ये होते हैं प्रिय विद्यार्थियों फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। ये भी अपन सीख लेंगे जब टिकनो करेंगे। फर्स्ट चतुर्थांश इसको कहते हैं, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ।
ये तो था ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास। ये जब टिग्नो सिखाएंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो अब आपको देखना है कि कोस और साइन में 1/√2 किसका मान होता है, तो एल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। एल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री। और पी अपने लिख ही दिया था, इसलिए लंब रूप क्या हो गया, लंब रूप एक्स कोस 45 डिग्री प्लस वाई साइन 45 डिग्री बराबर पी का मान आया था 3/√2। ये जो 3/√2 है वो क्या चीज है, ये एक्स वो ये मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। जो 3/√2 आया था, पी का मतलब क्या होता है, वो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। फिर ये विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अपन क्या सीख रहे हैं, किसी भी रेखा को लंब रूप में कैसे बदलते हैं उसका मैंने एग्जाम्पल ले लिया। कोई भी रेखा है उसको लंब रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार से कार्य करना है। अब प्रिय विद्यार्थियों सेकंड उदाहरण अपन ले रहे हैं इसी का। रेखा √3x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0 का लंब रूप है, लंब रूप है। फिर विद्यार्थियों के इसको अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट से करना भी मैं पहले एक एक डिटेल से करवा रहा हूँ, फिर अपन इनको चुटकियों में कर देंगे कि ऑब्जेक्ट से अपन कैसे फाइंड करते हैं। तो का लंब रूप है, तो पहला कार्य हमें क्या करना है, पहला कार्य करना है जो अचर संख्या गिनती है जिसमें x और y के गुणांक नहीं है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाना है और वो भी धनात्मक रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के इस 7 को हम उधर लेके जगह और धनात्मक की रखना है, तो इसको इस प्रकार लिख देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों 7 को उधर लेके गए थे तो माइनस था, उस माइनस को इधर रख दिया है, मतलब इधर भेज दिया, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, दोनों तरफ पे किसका भाग देंगे रे, दोनों तरफ पे -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितने हो गए, 2 का भाग देने पर। तो अपन दोनों तरफ भाग दे देते हैं, -√3/2x प्लस 1/2y बराबर 7/2। अब अपन इसका दूसरा काम भी हो गया। अब अपन इसकी तुलना करते हैं। तुलना भी किससे की जाती है, इसकी तुलना करते हैं x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा बराबर p से तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो गया, तो कोस एल्फा क्या हो गया, कोस एल्फा तो प्राप्त हो गया हमारे पास -√3/2 और साइन एल्फा प्राप्त हो गया हमारे पास 1/2 और मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई प्राप्त हो गई p बराबर 7/2। अब यहाँ पर देखो कोस तो नेगेटिव है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसको ध्यान से देखना है, कोस क्या है, कोस तो है नेगेटिव ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा साइन क्या है, साइन है धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस में। किसमें होते रे, यहाँ देखो ये x हो गया, ये y हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। कोस तो है पॉजिटिव, सॉरी कोस है नेगेटिव, साइन क्या है पॉजिटिव। अपन जानते हैं कि ऑल स्टूडेंट 10 क्लास।
अब यहाँ से देखना है कि ये जो कोस नेगेटिव एस का मतलब साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। टी का मतलब टेन और उसका उल्टा क्या होता है, कोट। टी का मतलब कोस और उसका उल्टा क्या होता है, सेक। तो इस चतुर्थांश में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। इस चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाकी सब है। तो कोस नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड में चला गया, साइन पॉजिटिव तो सेकंड में। और सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में जाने के लिए अपन को 180 माइनस थीटा करना पड़ता है। और इसके लिए 180 प्लस थीटा करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसमें जाने के लिए 360 माइनस थीटा या अपन माइनस थीटा भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के इसका मतलब हो गया हमारे पास एल्फा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। 180। अब कोस की वैल्यू √3/2 किस में होती है, कोस की वैल्यू √3/2 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ से हमारे पास एल्फा आ गया 150 डिग्री। तो लंब रूप क्या हुआ, इसलिए लंब रूप, इसलिए लंब रूप, इसका लंब रूप हो गया x cos 150 डिग्री प्लस y साइन 150 डिग्री बराबर 7/2। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से अपन ने क्या सीख रहे हैं, किसी भी रेखा के समीकरण को लंब रूप में कैसे बदलते हैं। तो लंब रूप में बदलने के लिए पहला काम क्या करना है, जो आपके धनात्मक संख्या आती है, व्यापक रूप में हो चाहे अंत्यखंड रूप में हो चाहे कोई सी रेखा हो, उसको हम राइट हैंड साइड में अचर संख्या को धनात्मक रखते हैं। पहला काम क्या करना है, अचर संख्या को राइट हैंड साइड में धनात्मक रखा जाता है, रख दिया। दूसरा काम क्या करना है, दोनों तरफ √a² + b² का भाग देते। ए और बी होते क्या है, ए और बी एक्स और वाई के गुणांक होते हैं। भाग देने के बाद तीसरा काम क्या करना है, दी गई रेखा की समीकरण की तुलना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p से करते हैं। करने के बाद हम ऑल स्टूडेंट 10 क्लास के द्वारा अल्फा का फाइंड करते हैं। अल्फा यदि गलत कर लिया, ये जो विस्तार से चीज है वो मैं त्रिकोणमिति में कराऊंगा। अभी आपको यही ध्यान रखना है कि पहले के अंदर क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे के अंदर साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में टेन और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव होता है। चौथे चतुर्थांश में कोस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो ये तो अपन लंब रूप की बात चल रही थी। अब प्रिय विद्यार्थियों, तो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। दो बिंदु Px1 y1 तथा Q x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इसका सूत्र होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटावा x2 - x1 और x - x1। कोई भी दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, उसका सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों y - y1 बराबर y2 - y1 बटावा x2 - x1 और कोष्टक में क्या आ जाएगा, x - x1। ये प्रिय विद्यार्थियों के हमारे जब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो
इस बिंदु से और इस बिंदु से गुजरती है। तो ये छोटी सी गणना है, अपन क्या करते हैं कि वो बिंदु ऑब्जेक्ट में रख देते हैं, अपन के टाइम की बचत आ जाएगी और अपन आराम से कर पाएंगे। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, x माइनस x1। ये आई अपन के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। जैसे बिंदु 3-1 तथा 0-2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों के इन बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। तो हमारे पास सूत्र क्या है, y माइनस, इसको अपन x1 y1 कह सकते हैं, y माइनस y1 का मान क्या हो गया, -1 बराबर y2 का मान हो गया 2 माइनस y2 माइनस y1 का मान आ गया -1, x2 का मान आ गया 0 -3 और x माइनस x1। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से तो आ गया y माइनस माइनस हो गया +1 बराबर, अब ये 2 माइनस माइनस तो 3/, -3 x -3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया y +1 बराबर -x, माइनस से गुणा हो रहा है ये +3, इसको अपन इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो गया x + y, 3 भी इधर आएंगे तो -2 बराबर 0। तो अपन के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या प्राप्त हुआ, x + y -2 बराबर 0। प्रिय विद्यार्थियों के मैंने कहा था कि बाई ऑब्जेक्ट जैसे a में आ गया था x + y +2 बराबर 0, b के अंदर आ गया था x - y +2 बराबर 0, c के अंदर आ गया x + y -2 बराबर 0, d के अंदर आ गया x - y -2 बराबर 0। अब हमें देखो कि बिंदु इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन पहले इस बिंदु को गुजार देते हैं, मुक्त जबानी भी गुजार सकते हैं अपन। गुजारने का मतलब x की जगह ये रखना, y की जगह ये रखना। तो जैसे यहाँ रखा कि 3-1 कितने हुए, 2 और 2 4, ये सही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अपन इसको काट देंगे, ये नहीं होगा। फिर इसको इसमें गुजारेंगे, 3 और 1 4 2 6, ये भी नहीं हुआ। फिर सी को गुजार के देखते हैं, 3 में से 1 गया, 2 और 2 में से 2 गया 0, ये तो गुजर रही है। इससे भी गुजार के देखते हैं, x की जगह 0 रखा, y की जगह ये भी गुजर रही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी, क्योंकि सी बिंदु सी रेखा है जो दोनों बिंदु से गुजरती है। अपन ने ये बाई ऑब्जेक्ट टाइम की बचत करनी है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर आप बोल रहे हो बचत करनी है, हम चारों को हल करेंगे तो टाइम लगेगा। बेटा 5 और 7 कितने हुए, 12, 12 में 6 जोड़े तो कितने हुए 18, 18 में से 3 घटाए तो 15। ऐसी चीजें तो मुक्त जबानी होनी चाहिए, इनके लिए आपको टाइम वेस्टेज हो रहा है, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। और यदि आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो तो इसका मतलब सही लाइन पे लग जाइए, आपकी स्पीड को बढ़ानी है, तभी अपन को मजा आएगा। अब देखो बेटा, ये अपन रेखा के रूप में पढ़े थे, अब अपन परवणता के बारे में बातें कर रहे हैं। परवणता, परवणता को कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं, ढाल। बेटा ढाल का सूत्र क्या होता है, ढाल के भी मैं सूत्र लिखा देता हूं। पहला सूत्र है ढाल का, ढाल को m कहते हैं, m बराबर tan थीटा। m बराबर क्या होता है,
टेन थीटा। एम को क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। यहाँ पर थीटा क्या है, एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण है। एक्स अक्ष की धन दिशा से जो थीटा होता है वो एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण है। सेकंड दे रखा है, जब रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में है तो रेखा की परवणता भी कह सकते हैं, ढाल भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं। जब रेखा की समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूप में है तब हमारी परवणता क्या होगी, तब हमारी परवणता m बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटावा y का गुणांक। तीसरा, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की परवणता। दो बिंदु Px1 y1 तथा Qx2 y2 को मिलाने वाली रेखा की परवणता तब प्रिय विद्यार्थियों ये हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो बिंदु Px1 y1 तथा Qx2 y2 को मिलाने वाली रेखा की परवणता क्या है, कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो भी किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट खींचने की आवश्यकता है वो प्लीज खींच लीजिए, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आपको लाइफ में मतलब याद रखोगे कि हाँ, अब मैं मानता हूं कि प्रिय विद्यार्थियों ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा जो गणित की वजह से सिलेक्टेड नहीं होगा। मैं ये आपको विश्वास से कह सकता हूं, यदि मेरे से 0 से हीरो तक का कोर्स पढ़ लिया, कंप्लीट कोर्स पढ़ा आपने, तो आप कम से कम 90% सही कर पाओगे और बाकी 130 प्रश्नों में से 90% तो मेरी वजह से, मेरे सिलेबस से कर लोगे। तो अब 20 में से आप 10 सवाल 15 तो कर ही पाओगे, तो आपके 100 सवाल सही हो जाएंगे। जब 100 सवाल आपके सही हो गए इसका मतलब पिछला इतिहास आपके उठा लेना। सेकंड ग्रेड की मेरिट 60 से ऊपर कभी जा नहीं सकती है और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों आपसे इतना ही है कि आप मेरे अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल, आपको जो प्रश्न है उनको भी मैं दूंगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी तो अपन सूत्रों को समझा रहे हैं, 1-2 बाई एग्जाम्पल करा रहे हैं। आपको कंप्लीट एक प्रत्येक सूत्र के 3-3 4-4 सवाल आपको बोर्ड पे करवा दूंगा। और आपको कोई भी किताब नोट हो से आपको कुछ डाउट होता है तो आप अपनी किताब से मेरे सूत्रों को मिला लीजिए। शायद भगवान ने ऐसा काम नहीं किया, फिर भी इंसान होते हैं, 100 सवाल कराते हैं, एक में गलती भी हो सकती है। हालांकि वैसे गलती होने की चांसेस कम है, जोड़ बाकी गुणा भाग कहीं मान लो कि गुणा गलत कर सकते हैं तो आप उनको देख लेना, होगी नहीं गलती, ये मान के चलना कि गलती होने के चांसेस कम है। क्योंकि पहले आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद जब मैं YouTube पे डालता हूँ एक बार वापस मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ मैंने बच्चों को गलत तो नहीं बता दी है। क्योंकि बेटा ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है और एक प्रश्न आपका भविष्य बदल सकता है, एक ही प्रश्न आपका। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ये ध्यान रखना कि मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा, जो रियल में पढ़ाई करते हैं वो बच्चे तो समझ चुके हैं कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं और कैसे सिलेक्शन, और जिनको फॉर्मेलिटी के तौर पे सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर दिया
उनको पता ही नहीं कि सूर्य कब उदय होता है, कब अस्त होता है, कब दोपहर होती है। उन बच्चों के लिए तो वो मारवाड़ी कहावत है कि भैंस के सामने बीन बजावा कोई मतलब को नहीं है। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल मैं दूंगा, इसलिए आपको एक ही काम करना, इतना आपका फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को इतना कर दो, इतना मतलब फैला दो कि कोई भी बच्चा मेरे गणित पढ़ने से वंचित नहीं रहे। तो ये अपन के रेखा की प्रवणता की बात चली थी। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए मेरे विद्यार्थियों के, अब अच्छा सवाल है, दो रेखाओं के मध्य कौन है? दो रेखाओं y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2 के मध्य कौन है? इसका सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो रेखाओं के मध्य कोण का सूत्र क्या होता है? m1 माइनस m2 बटावा 1 प्लस m1 m2। दो रेखाओं के मध्य कोण किस प्रकार से निकाला जाता है? आपको प्रिय विद्यार्थियों दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए रहेंगे, वो दोनों रेखाओं के समीकरण व्यापक रूप में दे सकता है, वो दोनों रेखाओं के समीकरण अंत्यखंड रूप में दे सकता है, वो दोनों रेखाओं के समीकरण ढाल रूप में दे सकता है, वो दोनों रेखाओं के समीकरण नहीं दे के बिंदु भी दे सकता है। अब आप बोलोगे प्रिय विद्यार्थियों बिंदु कैसे? अपन को कह सकता है कि बिंदु फलार फला को मिलाने वाली रेखा एवं बिंदु फलार फला को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कितना है? तो अपन को पता है कि एम निकालने के लिए अपन ने सूत्र पढ़े थे। एम निकालने के लिए एक तो एम क्या कैसे निकाला था? एम बराबर tan थीटा, अभी अभी लिखा था। तो थीटा अपन जानते हैं एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। दूसरे एम कैसे निकाला था? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। तीसरे में एम कैसे निकाला था? y2 माइनस y1 अपॉन। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों एम अपन के डायरेक्ट दे रखा है, ये तो अपन के सूत्र है। जैसे अब अपन एग्जाम्पल भी करते जा रहे एक एक, जो प्रश्न से समझ में आ जाएगा कि रेखा दे रखी है 2x प्लस वाई बराबर 3 तथा x माइनस 2y माइनस 11 या प्लस 11 बराबर 0 के मध्य प्रतिच्छेदी कोण है। प्रतिच्छेदन कोण है। प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ से अपन को दो रेखाएं दे रखी है, उनके मध्य कोण पूछा है। तो एक तो अपन सूत्र लिख देते हैं tan थीटा, ये क्या लिख रहा हूँ सूत्र, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर देखो बेटा m1 पहली रेखा का ढाल हो जाता है। ढाल कैसे निकालेंगे? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। m2 कैसे निकालेंगे? m2 प्रिय विद्यार्थियों यह से आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। तो m1 का मान तो आया माइनस, m1 का मान आया -2 और m2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 1/2 प्राप्त हो रहा है। 1/2। 1 प्लस m1 का मान कितना है? -2। m2 का मान कितना? 1/2। अब प्रिय विद्यार्थियों 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक में से एक घटाया तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। एक में से एक घटाया तो अपन किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? अनंत आ जाता है। और अपन जानते हैं कि tan थीटा जब अनंत होता है, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री।
इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत है। दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत है। तो अपन दो रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकालते हैं? दो रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए क्या करना है, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटावा 1 प्लस m1 m2। इस सूत्र से अपन दो रेखाओं के मध्य कोण निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट खींचना प्रिय विद्यार्थियों, जिसी को खींचना है वो आराम से खींच लीजिए, जो आपका लाइफ में काम आएगी। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, दो रेखाओं के मध्य आर्धक रेखाओं के समीकरण। दो रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के मध्य आर्धक रेखाओं के समीकरण। बहुत ही अच्छा सवाल है। आर्धक रेखाओं के समीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, दो रेखाओं के मध्य आर्धक रेखाओं के समीकरण निकाल दो, आराम से लेंगे। पहली रेखा लिख दो, उसके नीचे अंडररूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बराबर प्लस माइनस लिख के दूसरी रेखा लिख दो और उसके नीचे क्या लिखना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला। तो अर्धक का समीकरण क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बटावा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अचर संख्या है उनको धनात्मक रखना है। पहला काम क्या करना है, अचर संख्या को धनात्मक रखना है। पहला काम क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, अचर संख्या को धनात्मक रखना है। अचर संख्या को धनात्मक, तो पहला काम तो इसमें क्या था, अचर को क्या करते हैं, धनात्मक रखते हैं, धनात्मक रखते हैं। यदि यहाँ पर -3 होता तो वो माइनस यहाँ लगा देते हैं, इनको तो +3 ही रखना है। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये चीज के बाद यहाँ पर आ जाइए कि ये यदि ये रखने के बाद a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 है, a1 a2 प्लस b1 b2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होता है, अधिक कोण का अर्धक प्राप्त होता है। अधिक कोण का अर्धक मिलेगा, अर्धक मिलेगा। बहुत ही अच्छी चीज है बेटा कि जब ये पहला काम है कि अचर को धनात्मक रखते हैं, फिर अपन a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू यदि धनात्मक आ जाती है तो प्लस चिन्ह लेने पर अधिक कोण का अर्धक प्राप्त होता है। अब आपको पता है कि यह प्लस माइनस लगाया है हमने, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, अधिक कोण वाला अर्धक प्राप्त होगा, लेकिन इस शर्त का पालन करना चाहिए।
अब प्रिय विद्यार्थियों के एक चीज है कि सर ये ऋणात्मक आ जाए तो हमें क्या करना, वो भी लिखा दूंगा बेटा। A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आ जाता है। A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0, तो प्लस चिन्ह लेने पर न्यून कोण का अर्धक प्राप्त होता है। न्यून कोण का अर्धक प्राप्त होता है, अर्धक प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये अच्छी चीजें आपको लिखाई है कि हमें न्यून कोण का अर्धक जब A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन, पहला काम तो अक्षर को धनात्मक रखना है। धनात्मक रखने के बाद ये कंडीशन A1 A2 जानते हैं कि A1 x का गुणांक, A2 उस दूसरी समीकरण में x का गुणांक, B1 पहली समीकरण में y का गुणांक, B2 दूसरी समीकरण में y का गुणांक। उनका मान यदि धनात्मक आ गया तो प्लस चिन्ह लेने पर जो अर्धक प्राप्त होगा, प्लस कहाँ से लेंगे, यहाँ से, जो अर्धक प्राप्त होगा वो हमारे अधिक कोण का अर्धक प्राप्त हो जाएगा। और माइनस चिन्ह लेने पर फिर इसमें भी लिख दिया कि ये ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ जैसे प्लस वाले में अधिक का हुआ, इसका मतलब माइनस वाले में क्या होगा, न्यून का होगा। माइनस वाले में क्या होगा, न्यून कोण का अर्धक। अपन को सब कुछ आता है, लेकिन ये प्रिय विद्यार्थियों के दो चीज अपन भूल जाते हैं। जब अपन दोनों चीजों को भूल जाते हैं तो अपन का प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिससे कि आपकी सुविधा हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, ये तो अपन के अर्धक की बातें चली थी। अब प्रिय विद्यार्थियों बिंदु P x1 y1 से गुजरने वाली एवं M डाल वाली रेखा का समीकरण है। रेखा की समीकरण है, समीकरण। इसका सूत्र होता है बेटा y माइनस y1 इक्वल टू M x माइनस x1। मतलब किसी एक बिंदु से गुजरने वाली और आपको ढाल भी दे रखी है, उस रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 बराबर M x माइनस x1। जैसे ये भी अपन कर लेते हैं। बिंदु 4 7 से जाने वाली एवं -3 प्रवणता वाली रेखा की समीकरण है। रेखा के समीकरण है। प्रिय विद्यार्थियों के इसके समीकरण क्या लिखेंगे, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू M x माइनस x1। तो यहाँ पर y माइनस y1 कितना, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे। M का मान कितना दिखाई दे रहा है, -3। x माइनस x1 का मान आ गया 4। सरल कर लेते हैं। y माइनस 7 बराबर -3x माइनस से माइनस प्लस के 12। अब ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 3x को इधर, तो ये आ जाएगा 3x पॉजिटिव प्लस y, और ये 7 उधर जाएंगे तो 12 में 7 जोड़े तो कितना आ गए, 19। अब बेटा के इनको अपन बाई ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं कि बिंदु से जाने वाली, इसका मतलब अपन ऑप्शन में बिंदु रखो, देखा 4 को यहाँ रखा तो 12 आ गया, 7 ये हो गया, तो 19 बराबर 19 बिंदु तो सही है।
अब इसका ढाल निकालो। देखा, इसका ढाल मतलब परवणता कैसे निकालते हैं, माइनस एक्स का गुणाक अपॉन है वाई का गुणाक। तो परवणता भी -3 आ गई। तो अपन के दोनों चीजें फॉलो हो गई, इसका मतलब यही उत्तर है। ये अपन कंप्लीट सूत्र और एक बार अपन ऐसे सीख लेंगे तब बाई ऑब्जेक्ट करना भी सीखेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों के नेक्स्ट चीज के लिए जब दो रेखाएं समांतर होती है तो M1 बराबर M2। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो इसका मतलब दोनों रेखाओं के जो ढाल होते हैं वो बराबर प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि इसका प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि परवलय में भी पूछ सकता है, दीर्घवृत्त में भी पूछ सकता है कि फला रेखा के समांतर रेखा ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरती है। अब दीर्घवृत्त का केंद्र 0 0 होना जरूरी नहीं है, 5 से 6 भी हो सकते हैं, 7 8 भी हो सकता है। परवलय के शीर्ष 0 0 होना जरूरी नहीं, कुछ भी आ सकता है। कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो परवलय के शीर्ष से गुजरती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी चीजों के लिए अभी से अपन सीखेंगे कि समांतर के लिए क्या रोल होता है, लंबवत के लिए क्या रोल होता है, रेखाएं संगामी होती तो क्या रोल होता है। ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप यदि अपन सीख लिया तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको सेकंड ग्रेड से रोक सकता है। तो यहाँ पर देखो कि मतलब है कि दो रेखाएं समांतर कब होती है, जब उनके ढाल बराबर होते हैं। और ढाल अपन निकालना सीख लिया था कि ढाल किस प्रकार से निकाला जाता है, -x का गुणाक अपॉन y का गुणाक से निकाल लेते हैं। या अपन ढाल y बराबर mx प्लस c रूप से तुलना करके भी m निकाल सकते हैं। तो यह देखो, इसके लिए क्या करते हैं कि रेखा एल एक्स प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 3y -11 बराबर 0 है। अब इनको देखना है कि ये रेखा और ये रेखा क्या है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसका ढाल निकाल लो और इसका ढाल निकाल लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यदि दोनों रेखाओं में x और y के गुणाकों का अनुपात समान है तो वो रेखाएं क्या होती है, वो रेखाएं समांतर होती है। या अपन कह सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। तो रेखाएं क्या हो जाएगी, ये तो प्रिय विद्यार्थियों के जैसे उदाहरण दे दिया कि रेखाएं क्या, दो रेखाएं, यह है A1x प्लस B1y प्लस C1 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2। मतलब इस रूप में रेखाएं दे रखी है। तो आपको ये नहीं निकाल के भी अपन समांतर इनसे फाइंड कर सकते हैं। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 ऐसी कंडीशन हो जाती है तो अपन कह सकते हैं दोनों रेखाएं समांतर। तो यहाँ से देखो कि अपन निकाल सकते हैं, M से भी कर सकते हैं। जैसे अपन M1 कैसे निकालेंगे, इस चीज से M1 निकाल रहा हूँ -x का गुणाक अपॉन y का गुणाक। तो ये कितना आ गया, -1। इस चीज से अपन M2 फाइंड कर सकते हैं -x का गुणाक अपॉन y का गुणाक। तो ये भी -1। तो हमारे पास M1 और M2 क्या आ गया, बराबर आ जाता है। तो हम अब कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं हैं वो समांतर है। अब प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा, ये तो एक नॉर्मल बताया था कि रेखाएं समांतर है कि नहीं, ये नॉर्मल भी है। आपको मतलब प्रश्न में मैं ये ध्यान भी रखना है कि यदि दो रेखाओं के वर्ग की भुजाएं देती, मान लो अपन को क्या किया, वर्ग की दो भुजाएं दे दी, उन भुजाओं को अच्छी तरीके से देखना है कि दोनों वर्ग की भुजाएं समांतर वाली है या
एक भुजा पे दूसरी भुजा लंबवत वाली है। यदि वो समांतर है तो उनके बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, वर्ग की भुजा कहलाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों के अब एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि रेखा 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 के समांतर उस रेखा के समीकरण है जो बिंदु -5 से गुजरती है। तो प्रिय विद्यार्थियों कि किसी भी रेखा के समांतर रेखा जब ज्ञात की जाती है तो अपन को क्या करना है, किसी भी रेखा के समांतर जब रेखा ज्ञात की जाती है तो एक्स वाई के गुणांक वही रखे जाते हैं, अचर को बदलते हैं। तो ये चीजें मैं लिख देता हूं। किसी भी रेखा के समांतर जब रेखा ज्ञात करते हैं तो किसी भी रेखा के समांतर जब रेखा ज्ञात करते हैं तो क्या किया जाता है, एक्स वाई के गुणांक वही रखते हैं एवं अचर बदलते हैं। ये काम करना। प्रिय विद्यार्थियों इसके समांतर रेखा चाहिए 3x माइनस 4y प्लस 7 के, तो इसके समांतर रेखा क्या हुई, 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 के समांतर रेखा। ये समांतर का चिन्ह है, समांतर रेखा की समीकरण है क्या होगी, ये हो जाएगी 3x माइनस 4y बराबर ये। अब प्रिय विद्यार्थियों के मैंने कहा था कि किसी भी रेखा के समांतर जब रेखा ज्ञात की जाती है तो हमें क्या करना है, एक्स वाई के गुणांक वही रखना है, केवल अचर को बदलना है। अब आगे कंडीशन दे रखी है कि इससे गुजरती है तो अपन लिख देंगे कि रेखा एक बिंदु -5 से गुजरती है, -5 से गुजरती है। कौन सी रेखा थी, 3x माइनस 4y बराबर के, किससे गुजर रही है, ये बिंदु -5 से गुजरती। गुजारो रे भाई। अब अपन गुजारने के लिए x की जगह तो ये रख देंगे -5, y की जगह 2 रख दिया बराबर के, तो ये कितने हो गए -15 -8 बराबर के, तो के का मान कितना आ गया -23। अतः समीकरण 1 में के का मान रखने पर समांतर रेखा क्या हो जाएगी, 3x माइनस 4y बराबर कितना आ गए हमारे पास -23। तो प्रिय विद्यार्थियों जब भी आपको किसी रेखा के समांतर रेखा ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स वाई के गुणांक वही रखने हैं, एक्स वाई के गुणांक वही रखने हैं। किसी भी रेखा के समांतर रेखा ज्ञात करते हैं तो एक्स वाई के गुणांक नहीं बदलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ये या ऐसा ही प्रश्न नहीं है जैसे अपन के परवलय है उसमें व्यास के समांतर रेखा ज्ञात करो, तो परवलय का व्यास हम ज्ञात कर लेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यास क्या एक रेखा ही होती है, परवलय में जीवा क्या एक रेखा ही होती, दीर्घवृत्त में जीवा क्या एक रेखा ही होती।
दीर्घवृत्त में नियता क्या, वो भी एक रेखा। तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ से हम भाई स्टेप बाई स्टेप सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम क्या आगे ऊपर चले जाएंगे। और डायरेक्ट मैं कह दूं कि बम विस्फोट करना है तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे। तो किसी भी रेखा के समांतर रेखा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई के गुणांक वही रखने हैं, अचर को पूरा का पूरा बदलना है, फिर आगे की कंडीशन दे उसके आधार पे अपन को के का मान निकालना है। अब प्रिय विद्यार्थियों के कोई फोटो वोटो खींचो तो खींच लीजिए। नेक्स्ट, अब देखो रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो के लंबवत रेखा का समीकरण। बहुत ही अच्छा सवाल है। लंबवत रेखा का समीकरण, जब किसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं तो पहला काम एक्स वाई के गुणांक बदलते एक का चिन्ह बदलते हैं, यही लिखना है। क्या करते हैं, एक्स वाई के गुणांक बदलते, गुणांक बदलो, बदलते एवं एक का चिन्ह बदलते, चिन्ह भी बदलते हैं। तथा अचर को भी बदलते हैं, अचर को भी बदलते हैं। फिर आपके कंडीशन दे रखी है वो अपन फॉलो कर देते हैं। जैसे रेखा x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण है जो बिंदु 50 से गुजरती है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लंबवत रेखा पूछिए। किसी भी रेखा के जब लंबवत रेखा पूछी जाती है, किसी भी रेखा के लंबवत रेखा जब पूछी जाती है तो एक्स वाई के गुणांक बदलते रेखा चिन्ह बदलते हैं, एक्स वाई के गुणांक बदलते रेखा चिन्ह बदलते हैं। किसी भी रेखा के लंबवत रेखा पूछ लेते हैं तो एक्स वाई के गुणांक बदलने, रेखा चिन्ह बदलना। तो हमें क्या किया कि यहाँ देख लो, अपन ने कर दिया 3x प्लस वाई और कांस्टेंट को पूरा बदल देते हैं। ये हमने माना है। हमने क्या किया, इसके लंबवत रेखा मानी है। अब आपको क्या करना है, रेखा एक बिंदु 50 से गुजरती है, गुजरती है तो गुजार देते हैं। x के स्थान पे 5 रख देंगे और y के स्थान पे 0 रख देंगे। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसलिए रेखा की समीकरण, रेखा की समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 15। तो प्रिय विद्यार्थियों के भाई ऑब्जेक्ट भी कर लेंगे, ऐसे सवालों को अपन आराम से कर सकते हैं। लेकिन या तो क्या इसको तो भाई ऑब्जेक्ट कर देंगे, अपन के दूसरे में आ जाएंगे, दीर्घवृत्त में आ जाएंगे, अतिप्रवलय में आ जाएंगे। उस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पहले दीर्घवृत्त का व्यास फाइंड करना पड़ेगा, फिर व्यास है और इससे देखेंगे लंबवत है या नहीं है। ये तो बात रही अपन के किसी भी रेखा के समांतर रेखा के लिए क्या करते हैं गुरुजी, समांतर रेखा के लिए एक्स वाई के गुणांक नहीं बदलते हैं, अचर संख्या पूरी बदलती। वेरी गुड, शाबाश भाई। किसी रेखा के लंबवत रेखा निकालते तो क्या करते हैं, किसी भी रेखा के लंबवत रेखा गुरुजी निकालते हैं तो हमें क्या करना है, एक्स वाई के गुणांक बदल देने,
एक का चिन्ह भी बदलना है और अचर संख्या को पूरी बदल दे। फिर आगे जो भी कंडीशन दे रखी है उसकी सहायता से हमें अचर संख्या जो पूरी बदली के लिखा या लेमदा लिखा उसका मान है निकाल लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट यदि रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लंबवत है, लंबवत है। एक तो क्या है कि ये रेखाएं क्या है, लंबवत है। रेखाएं क्या है, लंबवत है। दूसरा है रेखाएं क्या है, समांतर है, समांतर। तीसरा क्या है, संपाती। अब दोनों रेखाएं क्या है कि लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है इस प्रकार से दोनों रेखाएं दे रखी है। दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत। समांतर का मतलब दोनों रेखाएं समांतर है। और संपाती का मतलब एक ये रेखा है और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर है, ये उसको कहते हैं संपाती। अब देखो फिर यदि दोनों रेखाएं लंबवत है तो ये हो जाएगा m1 m2 बराबर -1। या अपन कह सकते हैं m1 को यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -a1 अपॉन b1। m2 को क्या लिखेंगे, -a2 अपॉन b2। इसका डाल और इसका डाल, ये क्या है कि दोनों के डाल के गुणनफल अपन क्या कर देंगे, दोनों के डाल को गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, -1। ये अपन कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। तो दो रेखाएं यदि लंबवत है तो आप ये सूत्र याद रखने की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख लेते हैं। मेन ये है कि m1 गुणा m2 बराबर -1। दो रेखाएं जब समांतर होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो रेखाएं जब समांतर होगी तो a1 मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। दोनों रेखाएं संपाती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जब दोनों रेखाएं क्या होती है, संपाती है। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक होती है, तो दोनों रेखाएं संपाती कहलाती है। लंबवत अपन ने बता ही दिया था और समांतर का बता दिया। अब आपके संपाती होती है तो हल क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। संपाती रेखाएं है तो हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। लंबवत है तो हल क्या आएगा, एक हल आएगा। यदि रेखाएं समांतर है तो उनका हल कितना आएंगे, शून्य हल आएंगे। कोई भी हल हमारे पास प्राप्त नहीं होगा। अब प्रिय विद्यार्थी, ये अपन ने पढ़ी थी कि दो रेखाएं समांतर होती है, लंबवत होती है, तब क्या करते हैं, दो रेखाओं के मध्य हमने कोण निकालना पड़ा था। अब यदि तीन रेखाएं संगामी है, तीन रेखाएं संगामी है, उसके लिए क्या कंडीशन है, यदि यदि रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0,
तथा a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0 संगामी है, संगामी है। तो अपन के तीन रेखाएं संगामी है। संगामी का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना, तीन रेखाएं संगामी है। उसके लिए अपन को क्या करना है, संगामी के लिए जैसे एक रेखा ये दे रखी, तीन रेखाएं जब संगामी होती है, जैसे ये एक रेखा है और दूसरी रेखा अपन ले लेते हैं, ये अपन की रेखा है, और तीसरी रेखा अपन ले लेते हैं, ये रेखा है। ये तीनों रेखाएं जब एक ही बिंदु पर मिलती है तो वो क्या कहलाती है, रेखाएं संगामी कहलाती। जब तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल जाती है तो उनको क्या कहते हैं, संगामी। ये क्या थी, L1 थी, ये क्या थी, L2 थी, ये क्या थी, L3 थी। तो तीन रेखाएं संगामी है। तो पहली चीज तो अपन ऐसे कर देते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 बराबर 0। यदि तीन रेखाएं संगामी है तो उसके लिए क्या करते हैं, सारणिक A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 बराबर 0 कर देते हैं। इसकी सहायता से हम तीनों रेखाओं को संगामी सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी विधि, ये तो पहली विधि है। सेकंड विधि, या दो बिंदु, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेते हैं। दूसरा में क्या करना है, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु यदि तीसरी रेखा को, तीसरी रेखा को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है तो तीनों रेखाएं संगामी होती है, तीनों रेखाएं संगामी होती है, संगामी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन को क्या करना है, पहले दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेते हैं। जो अपन 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, वज्र गुणन विधि से निकाल सकते हैं। इनका इनसे दोनों से जैसे एक्स वाई का अपन मान निकाल लेते हैं तो वो कहलाता है प्रतिच्छेदी बिंदु। जो मान प्राप्त होता है वो मान हम तीसरी समीकरण में रख देते हैं। यदि वो तीसरी समीकरण संतुष्ट हो जाती है तो इसका मतलब तीनों रेखाएं है वो क्या है, संगामी है। तो तीन रेखाएं संगामी करने के लिए या तो सारणिक वाली विधि काम में ले लेते हैं, या मैंने यहाँ जो नीचे लिखाया है उस विधि से अपन तीनों रेखाएं संगामी के लिए कर सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगली चीज सिखा रहे हैं, बिंदु P x1 y1 q x2 y3 डॉट डॉट P रेखा के सापेक्ष स्थिति। अब देखो बेटा के कोई बिंदु दिए हुए हैं, उनकी रेखा के सापेक्ष स्थितियां बतानी है। स्थितियां का मतलब ये बिंदु है जो रेखा के एक ही ओर है या दोनों बिंदु रेखा के विपरीत ओर है। तो प्रिय विद्यार्थियों के जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेखा दे रखी है x प्लस
5y+3 बराबर 0। ये सापेक्ष बिंदु -3 2 तथा 2 0 है। अब प्रिय विद्यार्थियों के जब बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं रेखा के समीकरण में अचर धनात्मक रखो, धनात्मक रखो। यहाँ पर अचर धनात्मक रखना, वो ऐसा नहीं राइट हैंड साइड में लेके जाना है, उनको लेफ्ट हैंड साइड में धनात्मक रखना। लंब रूप नहीं है, जो कि मतलब आप लंब रूप वाला दिमाग में रख लो कि राइट हैंड साइड में। फिर क्या करना है? 2 या 2 से अधिक दिए गए बिंदु रेखा में रखो, रेखा में रखते हैं। यदि दोनों बिंदु रखने पर यदि दोनों बिंदु रखने पर धनात्मक या ऋणात्मक मान मिले तो दोनों बिंदु रेखा के एक ही ओर होंगे, एक ही ओर होंगे। भाई अपन को क्या आगे वो 2 बिंदु रख देते हैं रेखा में, और दोनों बिंदु रखने पर यदि धनात्मक प्राप्त हो जाता है या ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है तो अपन लिख सकते हैं। जैसे अपन क्या रखते हैं? पहला बिंदु रखते हैं, बिंदु रख रहे हैं, बिंदु -3 2 रखने पर क्या यार है? -3 + 5 2 + 3, तो ये कितने हो गए रे? 3 से 3 कट गए, ये हो गए 10। और अब कौन सा बिंदु रख देते हैं? बिंदु रख रहे हैं 2 0। कौन सा रख रहे हैं? 2 0 रखने पर 2 0 रख रहे हैं, 2 + 5 0 + 3। अब यहाँ देखो कि क्या मिल गया? ये बिंदु रखने पर भी धनात्मक मिला और ये रखने पर भी धनात्मक मिला मान। इसका मतलब दोनों बिंदु है वो रेखा के एक की ओर स्थित है, दोनों बिंदु है वो रेखा के एक की ओर स्थित है। यदि एक बिंदु रखने पर धनात्मक आता, दूसरा रखने पर ऋणात्मक आता, तो अपन क्या लिखते हैं? दोनों बिंदु रेखा के विपरीत ओर है। एक तो मतलब इस ओर है, एक इस ओर है। यदि दोनों बिंदु रखने पर ये भी माइनस में आता, ये भी माइनस में आता, तो भी अपन लिखते हैं कि दोनों बिंदु रेखा के एक ही ओर है। यह लिखा मैंने धनात्मक, इसका मतलब दोनों बिंदु का मान धनात्मक आना चाहिए, या 3 बिंदु है तो तीनों का मान धनात्मक होना चाहिए। तो अपन लिख देंगे दोनों बिंदु रेखा के एक ही ओर। या लिखा ऋणात्मक, दोनों बिंदु रखने पर दोनों ही मान ऋणात्मक प्राप्त हो, तब अपन लिखेंगे बिंदु है रेखा के एक ही ओर है, रेखा के एक ही ओर। प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और जिससे आपको क्या मजा आएगा पढ़ने का। आपके अब मैं पीडीएफ भी बना के प्रश्न करवाऊंगा। पीडीएफ का मतलब होता है कि प्रिय विद्यार्थियों एक एक सूत्र के अपन 4 4 5 5 सवाल कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको नोट्स हाथ से बनाने हैं, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों आप फोटो भी साथ के साथ खींच दीजिए। अब अगले प्रश्न के लिए चलते हैं।
दो रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पहली रेखा प्लस लैम्डा ये अचर है, दूसरी रेखा बराबर 0। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? प्रिय विद्यार्थियों, पहली रेखा प्लस लैम्डा दूसरी रेखा बराबर 0। अपन को एक कंडीशन वो देगा आगे कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से भी गुजरती है, या उसके अंत्यखंड दे सकता है कि ये अंत्यखंड है, या दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो फला रेखा के समांतर है। वहां से अपन लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, या फला रेखा के लंबवत है। तो ये प्रश्न मतलब आपको पहला स्टेप आ जाना चाहिए कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? पहली रेखा प्लस लैम्डा दूसरी रेखा बराबर 0 होता है। पहली रेखा प्लस लैम्डा दूसरी रेखा बराबर 0 होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों के अगला बिंदु P x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं? वो बिंदु रेखा के अंदर रखना है, और दूसरा काम हर में क्या करना है? √a² प्लस b²। लंब की लंबाई है इसलिए ये क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी भी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? जो दिया गया बिंदु है वो रेखा में रख देना है, और मापांक ऊपर ले लेते हैं, और हर में क्या करना है? a² प्लस b² रूट का भाग देना है। किसी भी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किस प्रकार से निकालते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है? वो बिंदु रेखा के अंदर रख देना ऊपर, और हर में क्या करना? √a² प्लस b² कर देना। तो अपन के क्या प्राप्त हो जाएगा कि किसी भी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। स्क्रीनशॉट खींचना तो प्रिय विद्यार्थियों खींच लीजिए, क्योंकि अपन नेक्स्ट सवाल करा रहे हैं। अगला सूत्र है, दो समांतर रेखाओं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा c1 ax प्लस by प्लस c2 0 के मध्य की दूरी दो समांतर रेखाएं है ये। अब समांतर रेखाएं मैंने बता दी थी कि दोनों रेखाएं समांतर है, यहाँ से ढाल आएगा वो का वही ढाल इसका प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है c1 माइनस c2,
या C2 माइनस C1 भी कह सकते हैं अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे प्रिय विद्यार्थियों दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे वर्ग दे रखा, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं हमारे को दे दी 5x माइनस 13y प्लस 11 बराबर 0 तथा 5x या 12 लिख देते हैं, 5x माइनस 12y प्लस 6 बराबर 0 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल है। प्रिय विद्यार्थियों के अपन को ये चीजें फाइंड करनी है। ये जो वर्ग की दो भुजाएं दे रखी है ये हमारा वर्ग बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, वर्ग बना लिया। ये वर्ग बना लिया और यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ग की भुजाएं। इसका मतलब एक भुजा तो लिख दी यहाँ पर 5x माइनस 12y प्लस 11 बराबर 0। अब दूसरी भुजा भी ये समांतर है। तो वर्ग की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि समांतर भुजाएं आमने सामने होती है। ये 12y प्लस 6 बराबर 0। तो ये भुजा क्या हो गई थी, समांतर। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो इनके बीच की दूरी फाइंड कर लेते हैं। अपन इनके बीच की दूरी निकालने के लिए प्रिय विद्यार्थियों ये क्या है, बीच की दूरी। अब बीच की हमें दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य की दूरी। तो कौन सा सूत्र लगाए गए, समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, इस दूरी को कह देंगे तो अपन वर्ग की भुजा। जो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी आएगी उसको क्या बोलेंगे, वर्ग की भुजा। सूत्र से मान होता है C1 माइनस C2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा कि C1 का मान अपन 11 ले लेते हैं, 11 माइनस 6 मापांक अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो आगे ऊपर कितना आ गया, 11 में से गए 5 और ये आ गया 13। तो वर्ग की भुजा क्या आ गई, या समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी आ गई, 5/13। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाता भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। 5/13 का स्क्वायर बराबर 25/100 गुणे 70 वर्ग इकाई। तो प्रिय विद्यार्थियों के सवाल अपन के एग्जाम में कैसा भी दे सकता है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि दी गई भुजाएं आसन भुजाएं है या आमने सामने की भुजाएं दी गई है। और ये ध्यान रखना कि ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि किसी भी वर्ग की भुजाएं दे दी थी और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया था, तब अपन को क्या करना है कि उनको देखना है कि दोनों भुजाएं आमने सामने की दे रखी है या आसन भुजाएं दे रखी। आमने सामने की दे रखी तो वो समांतर हो गई, उनके बीच की दूरी निकालते ही हमारे पास क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिससे क्या कि अपन आगे की चीज आसानी से करवा पाए। खींच लिया, ठीक है। अब देखो रेखाओं प्लस माइनस ax प्लस माइनस bx माइनस प्लस c बराबर 0 से बने
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बेटा आगे रेखाएं दे रखी है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बी एक्स माइनस प्लस सी, या प्लस माइनस भी सी आ सकता है। इनमें मतलब इनका प्लस लिया, इनका माइनस लिया, इनका प्लस लिया, से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका प्रिय विद्यार्थियों सूत्र होता है 2c² अपॉन ए बी। किसी भी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बी एक्स माइनस प्लस सी बराबर 0 से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 2c² बटावा ए बी। ये ए बी नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए अपन को मापांक लगाना पड़ता है। जैसे अपन के एग्जाम में आ गया, सपोज करो कि रेखा 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ मापांक लगा दिया, इसका मतलब प्लस माइनस लगा चुके हैं। यहाँ पर मापांक लगा दिया, इसका मतलब प्लस माइनस लगा दिया है। और यहाँ पर अपन पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, दोनों चिन्ह भी ले सकते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2c² बटा ए बी का मापांक। इस सूत्र से क्षेत्रफल क्या है, ये तो है सूत्र 2c का मान 7 का स्क्वायर, ए का मान 2 और बी का मान 3। तो 49 दूने 98, या कितने हो गए 2 गुणा 3, इसको काटा तो 49, 49 बटा 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग में दे देते हैं, और आयतन है तो घन में दे देते हैं, या रेखाएं दे रहे, रेखाएं x प्लस वाई बराबर 1 से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो सूत्र क्या है, इसका सूत्र है प्रिय विद्यार्थियों 2c² बटा ए बी। तो 2c², ए का स्क्वायर, ए का मान 1, सी का मान, बी का मान भी 1, तो ये हो गया 2 बटा 1 वर्ग इकाई। तो प्रिय विद्यार्थियों के जो मापांक है उसका मतलब प्लस माइनस होता है। तो रेखाओं से बने चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो 2c² अपॉन मापांक ए इंटू बी, इस प्रकार से किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिससे क्या कि आप आगे आपको काम करवा देते हैं। नेक्स्ट, अब प्रिय विद्यार्थियों यदि समांतर चतुर्भुज की भुजें, समांतर चतुर्भुज के भुजें, भुजें समांतर चतुर्भुज के भुजें, प्रिय विद्यार्थियों भुजें दे दी, मान लो y बराबर m1x प्लस d1 तथा y बराबर m2x प्लस d2। तो उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ये दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा c1 माइनस c2 c1 माइनस c2 अपॉन c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन
m1 माइनस m2। यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी y बराबर m1x प्लस d1 तथा y बराबर m2x प्लस d2 और अन्य भुजाएं दे दो ही दी अभी, d1 आ गया d2 आ गया, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं हमारे को दे रखी है प्रिय विद्यार्थियों के, ये जैसे हमारा समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इस भुजा का समीकरण दे दिया, मान लेते हैं y बराबर m1x प्लस c1। इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर m1x प्लस d1। अचर तो बदल सकते हैं और इसका समीकरण हो गया y बराबर m2x प्लस d1 d2 और इसका समीकरण हो गया y बराबर m2x प्लस यहाँ आ जाएगा c2। इस प्रकार से चारों भुजाएं, इसका और इसका ढाल समान आएगा क्योंकि ये समांतर है। इसका और इसका आमने सामने की भुजाएं समांतर होती तो दोनों की ढाल समान है, केवल कांस्टेंट बदले हुए हैं। ये समांतर है तो ढाल तो सेम है, केवल कांस्टेंट बदले हुए। तो जब किसी समांतर चतुर्भुज की अपन को भुजाएं दे देते हैं और पूछ लेते हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब प्रिय विद्यार्थियों हमारे को चारों को शीर्षों के निर्देशांक निकालने की आवश्यकता नहीं है और अपन आराम से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको c1 माइनस c2 कोष्टक में, फिर गुणा में d1 माइनस d2 मापांक में, और हर में क्या है? हर में आपके m1 माइनस m2 है। इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, मूल बिंदु 0 0 से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण, युग्म का समीकरण ये होता है प्रिय विद्यार्थियों ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये अपन के कॉलेज की जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तब भी प्रिय विद्यार्थियों काम आता है। मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। इसके अंदर रेखा युग्म से बने दो घात का है तो दो रेखाओं के ढालों का योगफल, मतलब परवणताओं का योगफल क्या होता है? m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h अपॉन b। रेखा युग्म से बने दो रेखाओं के परवणता का गुणनफल ये प्रिय विद्यार्थियों m1 m2 बराबर a अपॉन b होता है। नेक्स्ट, एक बार स्क्रीनशॉट गिन लीजिए क्योंकि आपके पास सूत्र कहाँ से आएंगे, जल्दी से गिन लीजिए।
तीसरा, रेखा युग्म से बनी दो रेखाओं के मध्य कोण, ये कोण हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों टेन थीटा बराबर ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। चौथी चीज क्या ध्यान रखने हैं, यदि दोनों रेखाएं समांतर है तब एच स्क्वायर बराबर ए बी। पांचवी चीज ध्यान रखने, यदि दोनों रेखाएं लंबवत है तब ए प्लस बी बराबर 0। छठी चीज के बिंदु P x1 y1 से रेखा युग्म में एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर 0 पर डाले गए लंबों का गुणनफल, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। इसमें क्या करते हैं कि वो बिंदु है वो कहाँ रख देते हैं, रेखा युग्म में रख देते हैं 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर अपॉन, यहां लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, और यह मापांक ले लिया क्योंकि लंबों का गुणनफल है वो हमेशा क्या प्राप्त होता है, धनात्मक आता है। तो जब मूल बिंदु से गुजरने वाला रेखा युग्म है तो उसमें एक तो परवणताओं का योग आता है -2h अपॉन बी, परवणताओं का गुणनफल आता है a बटावा b। अब उनसे जो दो रेखाएं बनती है, मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म से दो रेखाएं बनती है y बराबर m1x और y बराबर m2x। उनके मध्य कोण का सूत्र क्या है, ट्वाइस ऑफ √h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यदि दोनों रेखाएं समांतर है तो h स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा, यदि दोनों रेखाएं लंबवत है तो a प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा। और किसी भी बिंदु से रेखा युग्म पर डाले गए लंबों का गुणनफल तब क्या करते हैं कि वो बिंदु रेखा युग्म में रख देते हैं और हर में क्या करते हैं, हर में कर देते हैं कि a माइनस बी का हो, a और b क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है y स्क्वायर का गुणांक है प्लस 4h स्क्वायर। जल्दी से प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब अपन अगला सूत्र कराने जा रहे हैं, खींच लिया, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 समीकरण, ये जो समीकरण है पहली चीज तो है कि दो रेखाओं को निरूपित करता है, रेखाओं को प्रदर्शित या निरूपित करता है। तब यदि कोई भी रेखा युग्म है वो दो रेखाओं को निरूपित करता है, ये जो समीकरण दे रखी है, तब आपका सूत्र है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर
माइनस CH² बराबर 0। यदि दो रेखाओं को प्रदर्शित करता है तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0 होता है। अब इनमें भी वही काम है, यदि रेखा युग्म से निरूपित रेखाएं y बराबर M1x प्लस C1 तथा y बराबर M2x प्लस C2, तो परवणताओं का गुणनफल, इसमें भी प्रिय विद्यार्थियों गुणनफल A/B आएगा। परवणताओं का योगफल ये भी -2h/b प्राप्त होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों कि ये रेखा युग्म है वो क्या के ये देता है कि दो रेखाओं को प्रदर्शित करता है, तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात कीजिए, परवणताओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, परवणताओं का योग ज्ञात कीजिए। तीसरा है कि रेखा युग्म के मध्य कोण की बात आ जाती है, तब भी वही सूत्र है जो मूल बिंदु वाले में सूत्र लगा था, H² माइनस AB अपॉन A प्लस B। मूल बिंदु वाले में भी यही सूत्र थे तीनों। यदि मूल बिंदु से रेखा युग्म नहीं गुजरता है तब भी यही सूत्र है। और इनसे जो रेखा युग्म है, रेखा युग्म का मतलब होता है दो रेखाओं के समीकरण है। रेखा युग्म का मतलब क्या होता है? दो रेखाओं के समीकरण है। प्रिय विद्यार्थियों उतार लीजिए, नेक्स्ट अपन सूत्र लिखा रहे हैं चौथी चीज। रेखा युग्म AX² प्लस 2H XY प्लस BY² प्लस 2GX 2FY प्लस C निरूपित रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। अब देखो बेटा के जो रेखा युग्म है उनसे निरूपित रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना है, समीकरण को F बराबर मानना है, फिर डेल F बाई डेल X बराबर 0 तथा डेल F बाई डेल Y 0 से X Y के मान प्राप्त करेंगे। वही मान क्या कहलाएंगे? रेखा युग्म का प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं, अगले बोर्ड में बताएंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। जैसे रेखा युग्म X² माइनस 4XY प्लस 3Y² प्लस 2X माइनस Y प्लस 11 0
से निरूपित रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु है। रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो पहला काम क्या करना रे, एफ के बराबर हम मान लेते हैं। तो एफ माना, एफ बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0। अब क्या करना है, x के साथ डेल एफ बाई डेल एक्स क्या निकालना पड़ता है इसके लिए, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर 0 और डेल एफ बाई डेल वाई बराबर 0, यही निकालना पड़ता है ना। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसका मतलब y अचर है। y क्या है, अचर है। देखो देखो बेटा आगे, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर 2x, y अचर है तो माइनस 4y प्लस 0 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0। y को अचर मान लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 11 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 आ गया। यहाँ से मतलब अपन 2 का भाग दे देते हैं तो x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, समीकरण 1। अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब की बार x को अचर मानना है, क्या करना है, x अचर, आंशिक का मतलब x के सापेक्ष करते तो y अचर, y के सापेक्ष करते तो x अचर। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से कर लेते हैं, x तो अचर है तो अचर का 0 हो गया, माइनस x अचर था इसका 4x 6y, ये अचर है 0 है, माइनस 1 बराबर 0, 11 का भी 0 गया तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। अब फिर क्या करते हैं, इनका प्रतिच्छेदी बिंदु निकाले लेते हैं, 1 व 2 को हल करने पर। तो हल करते हैं, x माइनस 2y बराबर माइनस के 2 आ गए, x अच्छा यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे गलती कर दी थी प्रिय विद्यार्थियों, ये 1 आएगा, हमने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पर क्या है, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर कितना है, माइनस का 1। अब इनको तो अपन गुणा कर देते हैं 4 से और इनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये आ गया 4x माइनस 8y बराबर माइनस 4, यहाँ से 4x माइनस 6y बराबर माइनस 1, घटा देते हैं, घटाने पर ये तो कैंसिल हो गया, प्लस के 6 माइनस के 8 है तो माइनस के 2y बराबर यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 3 आ गए, तो y बराबर आ गया 3/2। y का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में, तो x माइनस 2 3/2 बराबर माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गए, x बराबर माइनस 1, ये 3 उधर गए तो प्लस 3, x बराबर क्या गया 2। इसलिए क्या निकालना था, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या आया, बिंदु आ गया हमारे पास 2 और 3/2। तो प्रिय विद्यार्थियों के अब आपके रेखा हो गई, रेखा युग्म हो गया, एक बिंदु हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इनके प्रश्न करवाएंगे।
अभी तक आपके दो बिंदु के मध्य की दूरी आ गई, अंत्य विभाजन आ गया, केंद्रक आ गया, लंब केंद्र आ गया, परिकेंद्र आ गया, किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा आ गई, दो बिंदु से गुजरने वाली। अभी तो केवल सूत्रों के बारे में डिस्कस किया है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना। अब जैसे जैसे अपन प्रश्न करते जाएंगे आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रिय विद्यार्थियों अपन अब धमाल मचाने वाले हैं। ये तो देखो कि नॉर्मल सूत्र समझाने थे जो समझा दिए। धमाल का मतलब प्रश्नों को चुटकियों में कैसे करेंगे। आपका प्रिय विद्यार्थियों एक ही काम है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके उन्नति पे जाएगा। तो आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट निःशुल्क कोर्स करवा दिया जाएगा। और इतना विश्वास है कि आपके 100 प्रश्नों से ज्यादा सही होंगे, ये मैं मानता हूं। और आपको मेरे साथ मेहनत करते जाना। और टाइम की बचत कैसे वो करते हैं, पहले आपको बेसिक सीखोगे, उसके बाद टाइम की बचत करना सिखाऊंगा कि प्रश्न को अपन 1 या 1.5 मिनट में कैसे फॉलो करते हैं, 1 मिनट में हम प्रश्न को किस प्रकार से कर पाते हैं। जय भारत, जय हिंद।